ठंड सबके लिए समान नहीं। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो भये परदेसी कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। शीतल का संगीत चल रहा होता है, जिसे देखकर गौरी की आंखें छलछला जाती हैं। गौरी, तू रो रही है? हाँ, क्योंकि थोड़ी देर में तेरी डोली उठ जाएगी और तेरी ये गरीब सहेली अकेली रह जाएगी। पर हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी गौरी, समझी? अब रोना बंद कर, वरना मैं भी रो दूंगी। बड़े धूमधाम से शीतल की शादी शिव से हो जाती है। गौरी घर जाती है, जहाँ गरीब गिरिवर ठंड में थरथराता हुआ चूल्हा जला रहा होता है। बाबा, मैं तो आ ही रही थी। मगर तू कब तक अपने बूढ़े बाप को रोटी बनाकर खिलाएगी बिटिया? एक दिन तुझे अपने घर जाना है। बाबा, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। देख बेटी, मेरी जिंदगी का कोई ठीक भरोसा नहीं, इसलिए चाहता हूँ तू मेरे जीते जी ब्याह कर अपने ससुराल चली जा। गौरी अपने पिता के फैसले के आगे सर झुका देती है। गरीबी इतनी थी कि उसे शादी का एक जोड़ा भी नसीब नहीं हुआ। एक पुरानी सी साड़ी में ब्याह कर वो ससुराल चली आई और कल की दो सहेलियों की किस्मत आज एकदम अलग हो गई। शीतल बड़े घर की बहू बनकर गई, जबकि गौरी एक गरीब घर में ब्याह गई। आओ गौरी, बहू, तुम्हारा स्वागत है। जानती हूँ ये घर तुम्हारे अरमानों जितना बड़ा नहीं है। गौरी ने अपने सास ससुर के पैर छुए और मुस्कुराकर कहा, माँ जी, बाबा ने कहा कि ब्याह के बाद लड़की का अपना घर उसका ससुराल होता है। मेरा ससुराल मेरे लिए मंदिर है। तभी आसमान में जोर जोर से बादल गरज उठे और बारिश होने लगती है। तभी सुमति को चिंता में देखकर गौरी कहती है, माँ जी, आप बारिश देखकर परेशान क्यों हैं? क्योंकि ये बारिश ही तो जाड़ा बढ़ा देगा बहू, और ठंड सबके लिए एक समान जो नहीं होती। सभी सो जाते हैं, पर आधी रात एकदम से कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है। नंदू ठंड से रो पड़ता है। माँ, जोर से ठंड लग रही है, कंबल ओढ़ा दो ना माँ। ओह, हे राम, लगता है बाहर बर्फ गिर रही है, इसीलिए बर्फीली हवा बह रही है। बहू, अरे बड़ी बहू, बारी में से कंबल निकाल ले। जी माँ जी। माँ जी, कंबल तो चूहे ने कुतर दिया है। हे ईश्वर, एक यही तो कंबल था घर में जिससे ठंड में ओढ़कर गुजारा होता था। अरे यही उड़ा दे बहू। सभी वो फटा कंबल ओढ़कर बैठ जाते हैं। गौरी के हाथ पांव भी थर थर कांप रहे होते हैं, जिसे देख महेश शर्मिंदा होके कहता है, गौरी तो हमारे परिवार में नहीं है, उस बेचारी को भी सर्दी लग रही है पर बता नहीं पा रही। गौरी अपने गरीब ससुराल वालों को डबडबाई आंखों से कांपते देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ शीतल अपने अमीर ससुराल के नरम बिस्तर पर रजाई ओढ़कर पड़ी थी। जहां अमीरों की ठंड बिस्तर रजाई में सुकून से बीती, वहीं गरीबों ने रात ठंड से कांपते हुए ठिठुरते जाग कर काटी। गौरी, मैं काम पर जा रहा हूँ। ये लो जी, सूखे आलू के साथ रोटी रख दी है। अरे आपकी बुशर्ट कितनी पतली है, स्वेटर तो पहन लो, बाहर कितनी ठंड पड़ रही है। नहीं ठीक है गौरी, इतनी ठंड नहीं है। तभी नंदू तबाक से बोल पड़ता है, अरे ताती, ताता के पास ना एक भी स्वेटर नहीं है, छाले फट गए। महेश, ये ले बेटा, मेरा ये स्वेटर पहन ले, मुझे तो घर में रहना है। नहीं बाबूजी, आपका बुढ़ापे का शरीर है, इसकी जरूरत आपको ज्यादा है। महेश बिना स्वेटर के ही थरथराते हुए चला जाता है। जहां वो सड़क से गुजरते हुए उसे कुछ अमीर लोग बड़े बड़े मॉल में महंगी रजाई कपड़े खरीदते दिखते हैं, तो कुछ लोग रेस्टोरेंट में बैठे खाते पीते, वहीं कुछ गरीब भिखारी ठंड में सड़क पर ठिठुरते सुख दुख का ये नजारा देख महेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिनकी जेबें भरी होती हैं, ये ठंड उनके लिए सुहाना मौसम लेकर आती है। काश कि ये ठंड हम गरीबों के लिए भी
एक समान होती तो किसी गरीब की ठंड ऐसी न बीतती। वही शीतल अपने आलीशान क्वार्टर के हीटर की गर्म हवा में खिड़की में से बर्फ गिरता देखकर खुश होती है। आई लव विंटर्स। ये स्नोफॉल कितनी अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी धरती ने सफेद चादर ओढ़ ली हो। इतने में प्रेरणा आती है। शीतल बहू, वहाँ खिड़की पर क्यों खड़ी हो? ठंड लग जाएगी। सासू माँ, मुझे सर्दी का मौसम बहुत पसंद है। मैं तो कहती हूँ काश कि पूरे साल ठंड रहती ना। ये ठंड कितनी खुशियाँ लेकर आता है। हाँ, मगर ये ठंड सभी के लिए एक समान नहीं होता शीतल बहू। हम तो आराम से यहाँ अपने बंगले में बैठे हैं, मगर उन गरीबों से जाकर पूछो जो सड़क पर इस वक्त भी ठंड में ठिठुर रहे होंगे। खैर, नाश्ते में क्या खाओगी? ठंड बढ़ गई है ना, तो मैंने अपने और शिव के लिए मूंग दाल और गाजर का हलवा बनवाया है। तुम्हें अपने लिए कुछ अलग से बनवाना है तो जाकर नौकर को कह दो। सासू माँ, मुझे तो ठंड में गर्मा गर्म पनीर और मशरूम बड़ा पसंद है। ऐसे ही दिन बीतते हैं, जिसके साथ तापमान तेजी से घटता है और दिन रात बर्फ पड़ती है। उसी बीच बहुत ही तेज बर्फीली हवा चलती है, जिससे झोपड़ी की खिड़की टूट कर गिर जाती है और छत भी उजड़ जाते हैं। ठंड से सबका बुरा हाल हो जाता है। सभी की आंखों में आंसू थे। ये जाड़ा तो जैसे शरीर का खून जमा रहा है। पता नहीं ये ऊपर वाला ठंड का कहर हम गरीबों के घर पर ही क्यों तोड़ता है। माँ, चाची भूत लगी है। चाचा कब आएंगे? लोटी कब बनेगी? बस आते होंगे तेरे चाचा नंदू। तभी आंखों में आंसू लिए महेश थर थराते हुए कांपते हुए घर में आता है। अजी क्या हुआ? ले आया प्राशन? देखिए खिड़की भी टूट गई और छत भी। ठंड की वजह से काम बहुत मंदा है गौरी। मौसम खुलने तक कोई काम धाम नहीं है। तो फिर खाएंगे क्या? पता नहीं गौरी, भगवान हम पर ही सारे सितम क्यों ढाता है। जो ईमान बेचते हैं उन्हें तो छप्पर फाड़ के देता है, और हम जैसे गरीब लोग जो मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमाते हैं वो भी हमसे छीन लेता है। क्यों? आखिर क्यों? ये ठंड सबके लिए एक समान नहीं। क्यों हम गरीबों के भाग्य में ही ये ठंड का कहर, ये काटना लिखा होता है? अरे कहते हैं कि मर्द की आंखों में आंसू तभी आते हैं जब वो अंदर से टूट जाता है। महेश को रोता देखकर सभी सिसक पड़े। ऐसे ही भूखे प्यासे उनका दिन बीत रहा था। वहीं दूसरी तरफ, शिव, जब से हमारी शादी हुई है तुम काम में लगे हो, वो भी इतना रोमांटिक मौसम छोड़कर। मेरी तरफ देखते भी नहीं। चलो ना, कॉफी पीने चलते हैं। अच्छा बाबा, ठीक है। बेटा, जा ही रहा है ना, तो फिर ये सारे कंबल भी गाड़ी में रख कर ले जा। तू तो जानता है ना, मैं हर साल गरीबों में कंबल दान करती हूँ। इस बार तू और बहू अपने हाथों से बांटना। इसके बाद शीतल अपने पति के साथ एयर कंडीशन गाड़ी में बैठकर रेस्टोरेंट आती है, जहाँ महंगी कॉफी पीते हैं। वहीं रोटी और कंबल के बिना हरिहर और सुमति का शरीर तपने लगता है और ठंड उन्हें बीमार कर बिस्तर पर पटक देती है। इस ठंड में कंबल के बिना तो मेरा गरीब परिवार जिंदा नहीं बच पाएगा। मुझे कुछ करना होगा। हाँ, इस ठंड में तो कोई तो नेक दिल इंसान सड़क पर गरीबों में कंबल दान कर ही रहा होगा। ये सोचकर गौरी अपनी फटी झीनी साड़ी में खुद को ढके सड़क पर आती है, जहाँ वो एक अमीर जोड़े को कंबल और कपड़े बांटता देखकर बैठ जाती है। ये तो शीतल है, मुझे खुद को छुपाना होगा। सुनो भैया, क्या थोड़ी देर के लिए आप अपना ये कंबल मुझे दे सकते हैं? गौरी एक भिखारी से कंबल मांगकर अपना चेहरा ढक लेती है, पर शीतल उसे देख लेती है और रुहासी होकर बोलती है, गौरी, तो इस हालत में? गौरी शीतल के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ती है और उसे सब कुछ बताती है। मेरा परिवार जिंदगी और मौत से लड़ रहा है शीतल। पिछले कई दिनों से हम गरीबी में ठंड के कहर को सह रहे, अब नहीं हो पा रहा। शीतल अपने हाथों से गौरी के आंसू पोंछती है और उसे गाड़ी में बिठा लेती है, जहां झोपड़ी में आकर वो उसके बूढ़े सास ससुर जेठानी बच्चे और पति सभी को फटे पुराने कपड़ों में ठंड में ठिठुरता देखती है।
इतनी ठंड में आप सभी यहाँ पर कैसे रह रहे हैं? आप लोगों के तन पर एक स्वेटर तक भी नहीं, और मैं वहाँ खुश होकर दुआएं मांग रही थी कि पूरे साल ठंड का मौसम हो। पर आज देखा है ये ठंड एक गरीब को कितना रुलाती है। शीतल गाड़ी में से कंबल निकालकर उन सभी को ओढ़ने को देती है। तभी भूखा नंदू पूछता है, आंटी कंबल तो आपने दे दिया, खाना कौन देगा? हमने इतने दिन से कुछ भी नहीं खाया। शीतल गौरी के घर में राशन भरवाती है और अपने पति की कंपनी में उन्हें काम दिलाती है, जिससे वो अपनी झोपड़ी ठीक करते हैं और ठंड में गर्म कपड़े, गर्म बिस्तर खरीद लाते हैं, जिससे उस गरीब परिवार का ठंड में जीना आसान हो जाता है। ठंड में अमीर और गरीब की रजाई। अरे भैया, ये कैसी कैसी रजाइयाँ दिखा रहे हो? थोड़ी अच्छी और मुलायम रजाई दिखाइए। मैडम जी ये देखिए, ये हमारे यहाँ की सबसे अच्छी रजाइयाँ हैं। हाँ, ये वाली काफी अच्छी है। एक काम करो, ये 5 रजाइयाँ दे दीजिए। मम्मी आप ये इतनी सारी रजाइयाँ क्यों ले रही हो? हमारे पास तो ऑलरेडी रजाई है ना। रोहन बेटा, ठंड का मौसम शुरू हो गया है, इसलिए मैं इतनी सारी रजाइयाँ ले रही हूँ, ताकि जब एक रजाई को ओढ़कर हम लोग बोर हो जाएं, तो हम न्यू रजाई ओढ़ लें। निमी की बात सुन निमी के घर में काम कर रही नौकरानी शालू सोचती है, ये अमीर लोगों की भी जिंदगी कितनी अच्छी होती है। इनके पास इतनी सारी रजाई होती हैं, और एक हम गरीब हैं जो फटी पुरानी इकलौती रजाई में न जाने कितनी सर्दियों का मौसम गुजार लेते हैं। शालू मन ही मन अपनी गरीबी के बारे में सोचती है और सारे काम खत्म कर अपने घर जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके दोनों बच्चे ठंड में कपकपाते हुए रो रहे हैं। क्या हुआ बच्चों, तुम रो क्यों रहे हो? माँ, अपनी धूप में फटी हुई रजाई रखी थी ना, आपके जाने के बाद अचानक बारिश हो गई और सारी की सारी रजाई भीग के खराब हो गई। अब हम लोग क्या ओढ़ेंगे? हे भगवान, ये तो सारी अत्याचार हम गरीबों पर ही क्यों करती हो? ठंड में ये फटी हुई रजाई ही हमारा इकलौता सहारा थी। अब मेरे बच्चों का क्या होगा? इनके पास तो गर्म कपड़े भी नहीं है। शालू, भगवान को कोसने से क्या होगा? इन सब का कारण तो मैं हूँ। अगर मैं ठीक होता तो आज तुम्हें और बच्चों को इतना दुख दर्द नहीं देखना पड़ता। शालू का पति अमर का आधा शरीर पैरालाइज होता है, जिसके चलते वो कुछ काम नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से शालू को ही नौकरानी का काम करके अपने घर का गुजारा चलाना पड़ता था। बच्चों, तुम यहीं बैठो, मैं कहीं न कहीं से कुछ इंतजाम करती हूँ। इतना कहकर शालू बाहर मंडी की तरफ निकल जाती है, जहाँ वो देखती है कि काफी सारे सब्जी वाले बैठे हैं, जिनके पास बहुत सारे बोरे रखे हुए हैं। भाई साहब, ये सब्जी का बोरा कितने रुपए का है? अरे ये तो हमारे किसी भी काम का नहीं है। अगर आपको इसकी जरूरत है तो आप इसे ले सकती हैं। शालू सब्जी वाले से बोरे ले आती है और उन्हें आपस में सिलकर उनकी एक चादर बना देती है और अपने बच्चों और पति को उड़ा देती है। माँ, ये तो बहुत चुभ रहा है। हाँ बच्चों, लेकिन अब इस सर्दी से बचने का यही हमारे पास इकलौता सहारा है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और दिन गुजरने के साथ साथ ठंडी का मौसम भी बढ़ता रहता है। अरे ओ महारानी, अभी तक तेरे कपड़े धुले क्या? मालकिन, पानी बहुत ज्यादा ठंडा है। ठंडे पानी में काम करने की वजह से मेरे हाथ पूरी तरह सूज गए हैं। क्या मैं थोड़ा गर्म पानी कर लूं? ओहो, अब इस नौकरानी को कपड़े धोने के लिए गर्म पानी चाहिए। गीजर का जो बिल आएगा उसे कौन भरेगा? तेरा बाप। चुपचाप से ठंडे पानी में कपड़े धो। अगर ज्यादा चपर चपर की ना तो इस महीने की तनख्वाह तुझे अगले महीने दूंगी। अपनी मालकिन की बात सुन शालू डर जाती है और बेचारी शालू को अपने सूजे हुए हाथों के साथ ही ठंडे पानी में काम करना पड़ता है। जिसके बाद शालू जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके पति अमर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इनका बदन तो बिल्कुल आग की तरह तप रहा है। इन्हें मैं अकेले छोड़कर कैसे जाऊंगी? और अगर काम पर नहीं गई तो मालकिन मेरी 2 दिन की तनख्वाह काट लेंगी। माँ, आप फिक्र मत करो, आपकी जगह मैं काम पर चली जाऊंगी। लेकिन बेटा, तू अभी बहुत छोटी है, तो काम कैसे करेगी? कोई बात नहीं माँ, मैं सब कर लूंगी। आपको देख देख कर मैं सब सीख गई हूँ। जिसके बाद अगले दिन कोमल अपनी माँ की जगह काम पर जाती है। एक इन नौकरों के बहाने खत्म नहीं होते हैं। तुझे पता है ना घर के क्या क्या काम होते हैं? अगर कोई भी चीज टूटी फूटी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप फिक्र मत करिए, माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है, आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। इतना कहकर 6 साल की कोमल घर के सारे काम करने लगती है। तभी कोमल देखती है, प्रिया, ये वाली रजाई कितनी ज्यादा गर्म है ना। अब से मैं यही रजाई ओढ़ूंगा। इस रजाई में ये मूंगफली, गजक और लड्डू खाने में कितना ज्यादा मजा आ रहा है ना।
हाँ भैया, और आपको पता है इस बार मम्मी मुझे क्रिसमस पर नए कपड़े भी दिलवाएंगी। अपनी उम्र के रोहन और प्रिया को देखकर कोमल का भी मन गजक, मूंगफली और लड्डू खाने का मन करता है और वो रोहन प्रिया के पास जाती है। सुनो, मुझे भी मूंगफली और लड्डू खाने को दो ना, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। छी, तुम कितनी गंदी हो, दूर जाओ। और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी रजाई को छूने की? क्या हुआ रोहन बेटा? माँ देखो ना, ये हमसे हमारे खाने की चीज मांग रही है और हमारी रजाई को भी छू रही है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे बच्चों की रजाई को छुआ? चल भाग यहाँ से, आई बड़ी मेरे बच्चों का खाने वाली। निम्मी और उसके बच्चों की बात सुनकर कोमल रोते हुए वहां से चली जाती है और घर आकर सारी बातें अपनी माँ को बताती है। माँ, मुझे भी नए कपड़े चाहिए और रजाई भी, ये बोरा बहुत चुभता है। बच्चों, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ बच्चों, लेकिन तुम्हारी माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि वो तुम्हें क्रिसमस पर नए कपड़े दिला सके। अपनी माँ को माफ कर देना मेरे बच्चों। इतना कहकर शालू अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है। बढ़ती ठंड की वजह से निम्मी और उसके बच्चों की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब हो जाती है, जिसके चलते वो सभी लोग बिस्तर पर पड़ जाते हैं। अच्छू, अच्छू। मालकिन, आप सभी लोग तो बहुत बीमार पड़ गए हैं। हमारे गांव में जब भी कोई बीमार पड़ता था तो हम उसे काढ़ा बनाकर पिलाते थे। मैं आप लोगों के लिए वो काढ़ा बनाकर लाती हूँ, उसे पीकर आप लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाओगे। डॉक्टर की दी हुई महंगी दवाइयाँ से तो हम ठीक नहीं हुए और तुझ गवार गरीब की दिए हुए काढ़े से हम लोग ठीक हो जाएंगे। मालकिन, एक बार आप काढ़ा पीकर तो देखिए, देखना आप लोग 2 दिनों के अंदर ही बिल्कुल ठीक हो जाओगे। शालू देसी तरीके से काढ़ा बनाती है और अपनी मालकिन और उसके बच्चों को पिलाती है और जब तक वो सब ठीक नहीं हो जाते उनकी दिन रात सेवा करती है। मैंने शालू के साथ कितना गलत बर्ताव किया, लेकिन इसके बावजूद भी आज वो मेरा और मेरे बच्चों का कितना ख्याल रख रही है। हम लोग दिन भर हीटर के सामने गर्म कपड़े पहने और रजाई के अंदर बैठे रहते हैं, तब भी हम लोग बीमार पड़ गए और बेचारी शालू के शरीर पर तो एक भी गर्म कपड़ा नहीं है। मुझे तो अपने किए पर पछतावा हो रहा है। वैसे ये शालू गई कहाँ? आज तो उसकी सैलरी देनी थी और आज ही ये जल्दी घर चली गई। कल क्रिसमस है, एक काम करती हूँ, शालू और उसके बच्चों के लिए कुछ सामान ले लेती हूँ और उसकी सैलरी देने उसके घर चली जाती हूँ। वो और उसका परिवार वाले खुश हो जाएंगे। निम्मी शालू और उसके बच्चों के लिए काफी सारा सामान लेती है और उसके घर पहुंच जाती है, लेकिन निम्मी जैसे ही शालू के घर जाती है तो देखती है कि उसका पति पैरालाइज की हालत पर ठंड में कपकपा रहा है। शालू के दोनों बच्चे बोरा ओढ़े एक कोने में बैठे हैं और बेचारी शालू खांसते हुए चूल्हे पर खाना बना रही है। शालू, मालकिन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम्हारे परिवार वालों की ऐसी हालत है, तुम्हारा पति ठंड में कांप रहा है, तुम्हारे बच्चों ने बोरे ओढ़ रखे हैं, तुम इतनी ठंड में गरीबी में कैसे रह रही हो? ये तो हम गरीबों की किस्मत में लिखा है। खैर छोड़िए, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। शालू, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए ये गर्म कपड़े और ये रजाई लेकर आई हूँ। कल क्रिसमस है ना, तो मैंने सोचा इससे अच्छा तोहफा क्या ही होगा। और ये लो तुम्हारी तनख्वाह। शालू, मैंने तुम्हारे साथ आज तक जैसा भी बर्ताव किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप मुझसे माफी मत मांगे। आप कहाँ और मैं कहाँ, आपने हम गरीबों के लिए इतनी दरियादिली रखी, यही हम गरीबों के लिए काफी है। आपके एहसान को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। शालू की बात सुन निम्मी शालू को गले से लगा लेती है, जिसके बाद निम्मी शालू की सैलरी और बढ़ा देती है, जिससे शालू की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होने लगती है। वहीं अब शालू और उसका परिवार सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े पहनता है और अच्छी रजाई ओढ़ते हैं।